सॉरी, ये श्वास रोग जो है ये क्या है?
नमस्कार, मैं वैद्य नवनीत भारद्वाज आज इस वेबिनार के माध्यम से आपको श्वास रोगों के विषय में जानकारी दूंगा। श्वास रोग होते क्यों हैं, श्वास रोगों के कारण क्या है, श्वास रोगों को हम समाप्त कैसे कर सकते हैं और आयुर्वेदा पंचकर्मा के अंदर हम श्वास रोगों को ठीक कैसे कर सकते हैं। इस जूम मीटिंग के माध्यम से हम आप सभी के प्रश्न भी लेंगे। प्रश्न लेने के लिए आप हैंड रेज कीजिएगा। हैंड रेज करने के बाद हमारी टीम आपको अलाउ टू टॉक करेगी। आप अपने माइक को अनम्यूट करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अभी हम पीपीटी के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। श्वास रोगों का प्रारंभ कैसे होता है, क्या क्या इनके विषय रहते हैं। पीपीटी को प्रारंभ कीजिए। नेक्स्ट कीजिए। हमारी इस वेबिनार के ऑब्जेक्टिव आपको ज्ञान देना रहेगा। रेस्पिरेटरी डिजीज क्या क्या होती हैं, सामान्य क्या हो सकती हैं, उनकी कंप्लेंट्स क्या हो सकती हैं, सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज के। आयुर्वेदिक चिकित्सा और पंचकर्मा में है हम श्वास रोगों को कैसे ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, श्वसन तंत्र हमारा मुख से, नासा से प्रारंभ होता है। यहां से हम वायु लेते हैं और वायु लेने के बाद वो अंत में एल्वियोली, जो कि सबसे सूक्ष्म हमारे फेफड़ों का एक अंग होता है, जहां से ब्लड में ट्रांसफ्यूज की जाती है ऑक्सीजन। अब श्वास आपका नासा से लिया जाए और नासा से लेने के बाद वो विंड पाइप से होते हुए लार्ज ब्रोंकाई से जाते हुए स्मॉल एयरवे ब्रोंकुलस से जाते हुए अंतिम उसका पड़ाव रहता है एल्वियोली। एल्वियोली से ही वो रक्त के अंदर प्रवाहित होती है। अब आपका जो एल्वियोली है, आज समाज के अंदर जितना प्रदूषण बढ़ रहा है, जितना आपका आसपास का वातावरण दूषित हो रहा है, या कोई एयर पोल्यूशन है, या कोई आपके एयर के अंदर कोई डस्ट का है या स्मोकिंग का है, तो वो सभी इस एल्वियोली के अंदर जाकर प्रभावित होता है। वो वहां जमता है, वहां टॉक्सिसिटी पैदा करता है। तो इसको हमें साफ कैसे करना है, इसको हमें डिटॉक्स कैसे करना है, ये हमें फोकस करना चाहिए। सूक्ष्म योग, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति, ये योग किए जा सकते हैं प्रारंभिक अवस्था के अंदर। अगर किसी को क्रोनिक इश्यूज बन गए हैं, सीओपीडी बन गया है, तो उस समय भी योग कोई कार्य नहीं करते। उस समय हमें पंचकर्मा की सहायता लेनी पड़ती है। और जिन व्यक्तियों को श्वास का रोग होता है, उनको स्ट्रेस एंड एंजाइटी भी बनी रहती है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी क्यों बनी रहती है? हमारा जो माइंड है वो 80% ऑक्सीजन हमारे शरीर से लेता है और सुचारू रूप से कार्य करता है। अभी किसी का प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं। बैक स्लाइड पे जाइए। स्लाइड्स अभी किसी का प्रश्न है तो प्रश्न लीजिए और ये स्लाइड्स को मेंटेन कीजिए, ये खुद ब खुद चल रही हैं। गुलाब जी का प्रश्न है, विच पंचकर्मा इज बेटर। गुलाब जी को एक बार ऑन द पोल कीजिए, अलाउ टू टॉक कीजिए। जी गुलाब जी, आपका प्रश्न पूछिए, क्या समस्या आती है आपको? अस्थमैटिक हूँ। जी, कितने वीजिंग कफ है, ऑलमोस्ट 35 ईयर्स से। ठीक है। हाँ जी। पंप भी लेते हैं आप? जी कोई पंप लेते हैं आप? हाँ, पंप लेता हूँ। कौन सा पंप ले रहे हैं? सीरोफ्लो 250 2 टाइम लेता हूँ, सुबह और रात में। ठीक है जी इसके लिए आपने कोई आयुर्वेदिक मेडिकेशन नहीं प्रारंभ की थी कभी भी? जी नहीं, कभी नहीं किया। इसके लिए हम एक चेस्ट पे लेप लगाते हैं, जो कि श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। साथ में जैसे सीतोपलादी, ताली शादी चूर्ण रहता है, इसको तो सामान्य को खांसी में भी प्रयोग करना चाहिए, उसमें भी अच्छा है।
और विशेष किसी को अगर अस्थमा उग्र रूप का हाँ। है तो उसके साथ में कुछ भस्में, अबरक भस्म, शृंग भस्म, यवक्षा, इनका मिश्रण व्यक्ति के अनुसार निर्धारित करके खिलाया जाता है, शहद के अंदर घुटाई करके, तो उससे फेफड़ों जी। की ताकत मिलती है। और सभी अस्थमेटिक पेशेंट को मैं कहना चाहूंगा, बांस का मुरब्बा बहुत ही लाभकारी होता है आपके श्वास रोगों में। बैम्बू का मुरब्बा आपके फेफड़ों को ताकत देता है। जिस प्रकार से आपका आंवला आंखों के लिए, शरीर के अन्य अंगों के लिए लाभकारी होता है, वैसे ही बैम्बू का मुरब्बा, बांस का मुरब्बा श्वसन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। और अस्थमे में आपको सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? विजिंग कफ है, वीजिंग कफ होता है, हाँ साउंड आता है, हाँ। साउंड आता है। जी। तो एक तो सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद रहेंगे आपके। दूसरा, गेहूं आप अभी अवॉइड कीजिए। जी। इसके अलावा कांगनी, सावा, कोदो, जवार, बाजरा, सिंगल ग्रेन, इनमें से कुछ भी ले लीजिए। और पानी सादा नहीं पीना है। पानी पानी को पानी गुनगुना ही पीता हूँ। जी। गुनगुना तो पीते हैं, उसकी तासीर भी बदलनी है। आज जैसे सौंफ उबाल लिया, 2 लीटर हाँ। के अंदर आधा चम्मच, कल अजवाइन, फिर धनिया, फिर पुदीना, फिर जीरा, तेज पत्ता, सफेदा, इस टाइप से जल की तासीर। और काढ़ा नहीं हाँ। बनाना है। 2 लीटर में मैंने क्या बताया, 3 से 5 ग्राम हमने प्रयोग करना है, उबाल के छान के रख लो, उसका अच्छा। प्रयोग करो। उससे आपको स्वयं पता चलेगा कि मुझे तेज पत्ते से और सफेदे से बड़ा अच्छा लाभ लगा, और कफ भी हाँ। निकला और चेस्ट भी खुली रही। व्यक्ति अच्छा। व्यक्ति पर प्रभाव अलग अलग रहता है, तो हर दिन की एक जड़ी बूटी अलग हम अनुसार करके बताते हैं कि क्या क्या चलनी चाहिए। तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, टीम हमारी आपको एक कॉल बैक भी करेगी, और पूर्ण जी। विस्तार से आपको ये गाइड भी कर देगी, डाइट में क्या लेना है, औषधियां, पंचकर्मा आप क्या क्या ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। जी, नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। राकेश सिंह जी प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। राकेश जी सिंह जी को ऑनलाइन कीजिए। अभी आप इस पीपीटी में देख रहे हो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती हैं। आपका रेस, अभी प्रश्न पूछ रहे हैं चैट बॉक्स में, जिनका क्वेश्चन आया है उनको कृपया जो जो भी है अलाउ टू टॉक कीजिए। रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो सकती हैं, ट्यूमर्स हो सकते हैं। पहले तो हमें रोग के विषय में जानकारी होनी चाहिए, एग्जैक्टली बीमारी क्या है, उस बीमारी के अनुसार हमें ट्रीटमेंट लेना होता है। कई बार हम ऑब्स्ट्रक्शन, कई बार हम छाती में कुछ दर्द या खांसी समझ लेते हैं कि बलगम ही होगा, उसकी दवाइयां महीनों महीनों तक लेते रहते हैं। कंफर्मेटिव टेस्टिंग जरूर करवाना है। हर बीमारी का हमें ज्ञान होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये बीमारी है क्या। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। बीमारी का नाम, बीमारी का विषय हमारे लिए जरूरी है कि उसमें हमें क्या उचित चिकित्सा लेनी है। अब कफिंग रिफ्लेक्स, एलोपैथी चिकित्सा में सिम्टोमेटिक चिकित्सा होती है, सिस्टमेटिक नहीं। आपने सिम्टम खांसी का बताया, खांसी की दवाइयां आप सालों साल चला रहे हैं, कई बार आप लोकल होते रहते हैं, तो वहां ट्रीटमेंट नहीं रहे, मिल नहीं रहा होता है। तो एक बार आपको पूर्ण जांचें करवाकर निर्धारित करना होता है। तो हमारी टीम आपको पूर्ण टेस्टिंग भी बताएगी कि क्या क्या आपको सिम्टम्स है, उनके अकॉर्डिंग टेस्टिंग क्या करवानी है। तो जो रोग आपको एग्जैक्टली हुआ है उसके अनुसार हम चिकित्सा देंगे। एग्जैक्टली रोग को प्रारंभिक अवस्था में ठीक भी किया जा सकता है, पूर्ण रूप से रिवर्स भी किया जा सकता है। लेकिन क्रोनिक अस्थमा हो गया तो वो याप्य रोग हो जाता है, उसके लिए हमें औषधियां, पंचकर्मा थेरेपियां लेते रहना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। बुढ़ा प्रथम जी प्रथम हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार, कहाँ से बात करिए गायत्री जी? जी राजस्थान से बोल रहे हैं हम। हाँ जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरा क्वेश्चन अभी वेबिनार से अलग है, कैंसर के ऊपर है। जी बताइए क्या प्रॉब्लम ये है कि मतलब कि ये थेरेपी जो होती है, लीच थेरेपी, हाँ वो जी, हमको कब तक करवानी चाहिए? जैसे हम वहाँ एडमिट रहे थे अभी, मैं
मुरादनगर में। अच्छा, देखो लीच थेरेपी कब तक करवानी चाहिए वो तो डिपेंड करेगा कि आपका ट्यूमर रिड्यूस कितना हुआ है, कितना बड़ा साइज था और आपके ट्यूमर की कितनी रिकवरी हुई है, उसके अनुसार ही बता सकते हैं। आप अपने डॉक्टर जो है वहां पर उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, हम आपकी फाइल मंगवाकर चेक करके तत्पश्चात आपको बता पाएंगे कि रिपीटली लीच थेरेपी आपको कितना लेना होगा। लेकिन सर वो हम क्या अभी तो एडमिट है नहीं, अभी तो डिस्चार्ज हो गया है हमारा। तो जो भी आपको पर्चा वहां से मिला होगा ना, फाइल मिली होगी, हाँ तो वो हम मंगवा लेंगे आपको। आप अपना सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन चार्ट हमें शेयर कर दीजिएगा, मुरादनगर से आपकी फाइल हमारे पास आ जाएगी। और सर वो अभी क्या है ना कि उनके थोड़ा घाव तो है जो है, लेकिन है ना उसमें अभी स्वेलिंग बहुत हो रही है और दर्द बहुत हो रहा है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? अब हम घर पे हैं, वहां तो हम रहते थे तब काढ़ा देखो बना मैडम, के मैंने देते थे। मैंने आपका केस नहीं देखा है, केस के अनुसार ही मैं बता पाऊंगा। आप अपना एक बार नंबर मुझे चैट बॉक्स में डाल दीजिए, इसके बाद में हमारी टीम जो स्पेसिफिक कैंसर से रिलेटेड वर्क करती है वो आपको कांटेक्ट करेगी और वो उचित सुझाव उपचार जो रहेगा वो बताएंगे। जी मैंने फोन भी किया था लेकिन अभी वहां से बात नहीं करवा रहे। मैम वहाँ का तो मुझे पता नहीं, आप मुझे चैट बॉक्स में डालेंगे तो हमारी टीम से आपको कॉल आ जाएगी अभी। जी सर, और थोड़ा गाइड करने के लिए बोलना था, कोई गाइड नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम पे बहुत ज्यादा है। मैम मैं आपका नंबर शेयर कीजिए, अभी आपको 5 से 7 मिनट में कॉल आ रही है। जी नंबर डाल दिया है। जी जी ठीक है। कृपा करके थोड़ा सा ध्यान देना। हम कोई एलोपैथिक का इलाज नहीं ले रहे हैं, उधर से जी ही जी अभी जी 12 दिन रह के आए हैं उधर। जी कोई बात नहीं, आपको हम उचित जो उपचार रहेगा, सलाह रहेगी वो देंगे। सर मैं आपसे मिली भी थी वहां पे। मैम आपका ऐसे तो रिमाइंड नहीं कर सकता मैं, पूर्ण आपकी फाइल मंगवाकर तभी मैं बता पाऊंगा। आप जी अपना नंबर नाम शेयर कीजिए। नंबर डाल दिया है और अभी कॉल आ पेशेंट का जाएगी। नाम शैतान सिंह जी है। जी जी कोई बात नहीं, हम चेक करवा के आपको रिवर्ट करते हैं। सर फिर कॉल आएगा क्या? मैं गरिमा मैडम को आएगा मैडम, बता। कॉल आएगा। ठीक है सर, ओके बाय। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। जो आपके श्वसन तंत्र से रिलेटेड समस्याएं जो मुख्यतः रहती हैं, सीओपीडी, ब्रोंक्युलर अस्थमा, एआरडीएस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, नेजोफ्रेंकाइटिस, फ्रेंकाइटिस, एपिग्लोटाइटिस, लैरेंजाइटिस। सर अनिल बोल रहा था मैं। म्यूट हो गया सर। जी अनिल कुमार जी बताइए क्या प्रश्न है आपका। मेरे पापा हैं, उनको सीओपीडी का प्रॉब्लम है और हाँ स्ट्रक्चरल जी। लंग्स उनका, और अभी सप्लीमेंट ऑक्सीजन पे है। सो उनका प्रॉब्लम ये है कि अभी उनका इलाज वैसे यहाँ पे फोकस में चल रहा है, तो सेकंड टाइम आ चुके हैं प्रैक्टिस में। लेकिन हमें कुछ मतलब रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब कि जिससे कि उनका ऑक्सीजन छूट जाए। तो क्या कहाँ से आयुर्वेदा में ऐसा? अभी मैं मोहाली से बोल रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? अभी मैं मोहाली से बोल रहा हूँ, वैसे रहने वाले शिमला के हैं सर। ठीक है, पेशेंट की अभी कंडीशन इतनी है कि वो थेरेपी ले सकते हैं। वो अभी सप्लीमेंट ऑक्सीजन पे है। सो अब थेरेपीज पे आइडिया नहीं है कि किस तरह की थेरेपीज होती हैं। पंचकर्मा की आप तो बात कर एक रहे बार हैं पेशेंट की तो हम प्रॉपर कंडीशन चेक करके ही सजेस्ट कर पाएंगे कि क्या क्या इनको रिलीफ हम दे सकते हैं। तो इसमें मतलब लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने का कुछ उपाय है इसमें कुछ आयुर्वेदा में? मेडिकेशन सर, कुछ मेडिकेटेड लेप होते हैं जो चेस्ट पे एक्सटर्नल लगाए जाते हैं, जिससे लंग्स जी। को स्ट्रेंथनिंग मिलती है, और साथ में कुछ अच्छा जी। मेडिकेशंस भी होती हैं जो फेफड़ों को ताकत देती है। अच्छा जी। सो अब मेरे को पेशेंट को लेके आना पड़ेगा पहले, या मैं सिर्फ उनकी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करवा दूं आपके एक बार पास? रिपोर्ट्स लेकर आप आ जाइए, रिपोर्ट्स को चेक कर लेंगे और एक वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे कनेक्ट कर लेंगे,
कि कैसी अवस्था है, और उस अवस्था अनुसार जो उचित रहेगा पंचकर्मा थेरेपियां या औषधियां या कुछ लेप जो आप घर पे भी लगा सकें, वो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। अच्छा जी। लेकिन डाइट में बदलाव, कुछ भी ऐसा कफवर्धक आहार विहार उन्हें मत खिलाएं। जी। एज लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं देना है। अच्छा, मतलब दूध दे सकते हैं या नहीं? नहीं, दूध नहीं देना है। जैसे इसमें वीकनेस काफी रहता है, तो इसमें क्या करें? उनका ब्लड भी जब जैसे बहुत ज्यादा गाढ़ा हो रहा है, 19.3 हो गया था अभी, अभी ब्लड भी डोनेट करवाया है, तो उसके लिए भी एज क्या है उनकी? उनकी एज है 69। उनको एक्चुअली टीबी हुआ था 1988 में, उसके स्मोकिंग बाद की हैबिट रहती थी उनकी? क्या कह रहे हैं सर? स्मोकिंग की हैबिट रहती थी उनकी? हाँ, शुरू में थी, लेकिन अभी 5-6 साल से तो बंद है। ठीक है। तो रक्त का शोधन और सूक्ष्म जो पंचकर्मा रहेगा वो हम करवाते हैं उनका, अच्छा जी। डिटॉक्स थेरेपी। आहार में भी बदलाव लाने से होता है, और साथ में कुछ पंचकर्मा की थेरेपी से भी होता है। अच्छा, सो उनका जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो 1988 में उनको टीबी हुआ था, उसके बाद तो ठीक थे, पर 2024 में उनका जो लंग्स में है 2-3 बार पानी भरा, उससे भी एक टीबी डिटेक्ट हुआ था। तो उसका टीबी का कोर्स पूरा कर लिया था दवाई का, लेकिन उसके बाद वो प्रॉपरली मतलब ठीक नहीं हो पा रहे हैं, सप्लीमेंट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी रही है। ठीक है। अभी तो ऐसा है कि हाँ जी, एक बार प्रॉपर उनकी चेस्ट एक्सरेज उस टाइम के अभी के वो लेकर, और साथ में जो आप ब्लड इन्वेस्टिगेशंस बता रहे हैं वो लेकर एक बार नियर बाय हमारे किसी भी सेंटर अगर आ सकते हैं, पंचकुला सेंटर आ सकते हैं, मोहाली से नियर बाय है, डेराबस्सी सेंटर आप आ सकते हैं। जी, सो वहाँ पे मतलब इन रिपोर्ट्स को कौन देखेगा? आप देखेंगे या कोई और डॉक्टर होगा? अगर आप मुझसे स्पेसिफिक मिलना चाहते हो तो पंचकुला सेंटर में मेरा 9 to 6 का सिटिंग रहता है, ये जी। पंचकुला अमरावती हॉस्पिटल में। अच्छा जी, डेली 9 to 6 रहता है? हाँ जी, संडे ऑफ रहेगा कल का, बाकी आप मंडे टू सैटरडे कभी आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा सर आके। जी जी जी। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है सर, नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। अनिल कुमार जी, निशांत जी। हेलो। हेलो। जी बताएं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं लास्ट अराउंड 4 to 5 years से मेरे को इश्यूज चल रहे हैं ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के, और अभी 8-9 महीने पहले सार्कोइडोसिस डायग्नोस हुआ है। हाँ जी। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि पिछले 4-5 साल से मेरी कफ ही नहीं खत्म हो रही है। जैसे मॉर्निंग में उठता हूँ तो मेरे को कफ बहुत रिलीज होती है, स्पूटम, ठीक है। और वो शाम तक आते आते नॉर्मल होता है। लाइफस्टाइल क्या है आपका, करते क्या है, भोजन में क्या रहता है? सर ऑफिस जॉब है, डेस्क जॉब है, कहीं बाहर का ऐसा कोई काम भी नहीं है। सुबह से शाम स्मोकिंग मैंने लाइफ में, तक एसी रहता है? हाँ एसी तो रहता है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग मैंने लाइफ में आज तक नहीं की है। जी। और अभी मेरा 4 महीने से आयुर्वेदा ट्रीटमेंट चल रहा है, बट मुझे कोई रिलीफ नहीं है, एंड वो भी आयुर्वेदा काफी ट्रीटमेंट में क्या ले रहे हैं आप? हाँ जी सर। आयुर्वेदा ट्रीटमेंट में क्या ले रहे हैं? सर एक तो उनके औषधियाँ हैं या पंचकर्मा करवाया है आपने? औषधियाँ हैं सारी, पंचकर्मा नहीं है अभी। आपके लिए सबसे जो उत्तम रहेगा वो वमन कर्म रहेगा। वमन कर्म में कुछ दिन मेडिकेटेड घी पिलाया जाता है, पूर्ण स्नेह लिप्त जब आपका शरीर हो जाता है, आंतरिक और बाहरी स्नेह दिखने लग जाता है, तत्पश्चात आपको मेडिकेटेड क्वाथ, मेडिकेटेड मिल्क पिलाकर वमन कराया जाता है। वो आपको ओके। इंस्टेंट रिजल्ट देगा। तत्पश्चात आपको जो आयुर्वेदिक औषधियां चलेंगी उन औषधियों से उचित रिजल्ट मिल पाएगा। और आप स्मोकिंग करें या ना करें, आपके वातावरण, दिल्ली के वातावरण में इतना प्रदूषण है कि आप कभी भी नहीं बच सकते उस प्रदूषण से। वही शायद वही चीज दिक्कत दे रही है तो अब। कुछ, और दूसरा आप ये कर रहे हैं कि वातावरण तो दूषित है ही है, साथ में एसी भी हमारे श्वसन तंत्र को परेशान करता है, बीमार करता है। अब सर डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ आप एक जगह बैठे हो तो दिक्कत तो उसको भी आप निगलेक्ट कर नहीं सकते हो, काम तो करना ही है।
काम करना है, काम कीजिए, लेकिन पूरा दिन सिटिंग में ना रहिए। कम से कम 1 घंटा 2 घंटा में आप बाहर निकलिए, कुछ ना कुछ मूवमेंट शरीर की जरूर कीजिए। एक पोस्चर में बैठे रहना भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है सर, तो जो आपने अभी बताया वो क्या क्या नाम बताया था आपने थेरेपी के लिए? वमन वमन कर्म आपके लिए उचित रहेगा। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, टीम आपको अभी कॉल वीडियो कॉल करके और जो अन्य डाइट के बदलाव रहेंगे वो भी समझा देगी, और क्या क्या आपको खान पान में बदलना है। और जो मैंने पानी का नुस्खा मैं बताता हूँ वो सबके लिए है। ओके। पानी सादा नहीं पीना है। पानी आज सौंफ का पानी, कल अजवाइन का पानी, परसों धनिए का पानी, जीरे का पानी, अदरक, ऐसे कि पानी की तासीर को बदल दो। दूध बिल्कुल नहीं लेना है। सर डेयरी प्रोडक्ट तो मेरा टोटली बैन है, लास्ट 1 साल से मैं ले ही नहीं रहा डेयरी प्रोडक्ट। दिल्ली में तो सभी को बैन कर देना चाहिए। दिल्ली का तो दूध और पनीर बिल्कुल ही नकली है। अगर दूध किसी को मिल भी रहा है तो वो पचेगा नहीं, वहां वातावरण। नहीं, मैं 1 साल से मैंने कोई कंज्यूम नहीं किया कोई भी डेयरी प्रोडक्ट। हाँ, उससे पहले काफी था, लेकिन बट वही है कि मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। मतलब पहले फिर भी ठीक था, लेकिन अगर मैं एलोपैथी लेता हूँ तो थोड़ा रिलीफ हो जाता है। अगर एलोपैथी छोड़ दूं बिल्कुल तो मैं कोई काम एलोपैथी में करने क्या लायक भी लेते नहीं हूँ। हैं? एलोपैथी में क्या चलता है? एक तो बूडामेट का जो रोटा कैप आता है। जी, स्टीरोइड होता और है वो एक प्रकार का, एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट दे देता है आपको। हाँ सर, क्योंकि अगर वो नहीं लो तो फिर मैं काम पे जा ही नहीं सकता। क्योंकि चलने लायक भी नौबत नहीं होती मेरी। इमरजेंसी एसओएस के लिए आप उसको रखो, लेकिन औषधियों पे ज्यादा जाओगे तो उसके साल्ट चेंज होंगे, कुछ औषधियां बदलनी पड़ेंगी। और अभी तो ये उष्ण वातावरण है, मौसम गर्मी का है, इसमें इतनी बुरी हालत है। तो जब सर्द काल आएगा, सर्दियों में बारिश में, तो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो इस मौसम में ये उचित काल होता है वमन के लिए। ठीक है सर, मैं नंबर डाल दिया चैट बॉक्स पे। जी, ये वमन करवाए और कुछ भी ऐसा फल आहार नहीं लेना जो ठीक है कार्बाइड सर, से पका हुआ हो, मसाले से पका हुआ हो। समझ गया। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं नंबर डाल दिया है। जो भी आपके टीम की कॉल आएगी फिर जी आगे जी, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। बोलो 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 बोलो। हेलो। जी मैडम, आपका प्रश्न बताएं। हाँ जी सर, यही ब्रोंकाइटिस रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटे को है, इसकी एज है 32। हेलो हेलो। जी मैडम बताएं। बेटे को मेरे ब्रोंकाइटिस रहता है, खांसी रहती है उसको परमानेंट। हाँ जी, कितनी आयु है बच्चे की? 32 इयर्स का है, और इसको लाइफस्टाइल कम क्या है से इसका? कम 6-7 साल से इसको परमानेंट है खांसी। लाइफस्टाइल क्या है? पूर्ण दिन में क्या? लाइफस्टाइल तो सर वही है, जंक फूड भी खाता है, घर का भी खाता है, ऑफिस में पूरा दिन लैपटॉप के आगे बैठा भी रहना है, रातों को 12-12 एक-एक का पता नहीं, 2 बजे का पता नहीं, काम भी करता है। योगा करता है? कुछ नहीं करता योगा, मैं बहुत समझाती हूँ, सोसाइटी में है, मैं कहती हूँ दौड़ लगा, बिल्कुल नहीं सुनता। ये देखो खांस रहा है। देखो, समस्याएं अभी जवानी में हाँ। अच्छी हैं, तो जैसा जैसा बढ़ेगा, जिसको हाँ श्वास जी। का रोग है ना, उसको तनाव भी बढ़ेगा। क्योंकि माइंड 80% ऑक्सीजन आपकी यूज करता है। अब अच्छा। फेफड़े ही खराब होंगे, पूर्ण ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, तो नहीं ले। स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, फिर हार्मोनल डिसबैलेंस, एक चीज से प्रारंभ होकर बहुत सारी बीमारियां प्रारंभ कर देती है। तो उसको वहीं ठीक कर दिया जाए तो अच्छा है। नहीं तो श्वास का रोग तो इतना जीर्ण हो जाता है कि उसको ठीक करने में बहुत परेशानी होती है फिर। अब आप बताइए, इसके खाने के लिए मेडिसिन ये होम्योपैथिक ले रहा है, एलोपैथिक आयुर्वेदिक सब कर चुकी हूँ मैं। हेलो। पंचकर्म चिकित्सा है इनके लिए? हाँ जी। पंचकर्म चिकित्सा हुई है इनकी? अभी कुछ नहीं हुई, हम आपके सेंटर में हिम्स में आना चाहते हैं, हाँ जी। लेकिन थोड़ा उसका चार्ज वगैरह बहुत ज्यादा लग रहा है हमें। तो पैनल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करवा के आना चाहिए। वो आयु हेल्थ इंश्योरेंस तो मेडिक्लेम तो है वो तो, लेकिन एलोपैथिक वालों को मिलता है ना। नहीं 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 नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस, यही तो गलतफहमी है। आयुर्वेदा अप्रूव्ड जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो लीजिए, वो सभी कैशलेस हो रहा है सभी का। अच्छा, वो हमने आयुर्वेदा वाला नहीं लिया हुआ।
तो आयुर्वेदा वाला जो अच्छी कंपनीज हैं जो कर रही हैं वो लीजिए, और ज्यादा उसमें फर्क भी नहीं आता, पॉलिसीज में सेम सेम होती है और सभी उसका फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, पता करूंगी मैं। हालांकि मेडिक्लेम तो हमारा है, जी जी, आप एलोपैथिक के लिए अपना तो है। नंबर शेयर कर दीजिए, टीम हमारी जो टीपीए टीम है वो आपको बता देगी कि किस किस में आपका ठीक मेडिक्लेम है, कवर होता है, ठीक कौन है। सी वो अच्छी कंपनीज हैं, या जो भी अगर आपका हमारे किसी सेंटर में अप्रूव्ड होता हो, तो मोस्ट ऑफ तो जितनी आज के समय प्राइवेट वाले वो तो सभी दे रहे हैं आयुर्वेदा को। अच्छा, कुछ एक कंपनीज हैं जो छोटी कंपनी है या अच्छी कंपनी नहीं है, वो आयुर्वेदा को नहीं दे रही है। ठीक है, दूध ठीक है। का हम कोई मैं प्रोडक्ट नहीं देना इसको, बाहर हाँ का जी, कोई फास्ट फूड नहीं खाना है इसको, कोल्ड ड्रिंक ठंडा पानी कुछ नहीं लेना है इसको। यही तो नहीं मानता है, ठंडा पानी तो नहीं पीता, घर में रहता है तो परहेज कर लेता है, लेकिन बाहर जाता है तो क्या करेगा? बाहर जाकर देखो, परहेज, जिह्वा का परहेज इसके प्राणों को बचा सकता है। और इसको थोड़ी सी समझ नहीं है, वो आप लोगों को समझ देनी है। मैं इसको अपने आपके सेंटर में लेकर आऊंगी। आप ले आइए, लेकिन इसको परहेज, इतना 32 साल का बच्चा तो नहीं है, क्योंकि हाँ जी, भोजन खाए बिना व्यक्ति 15-20 दिन महीना निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने जल पिए बिना व्यक्ति 2 दिन 5 दिन हाँ रह जी, ले, कोई दिक्कत नहीं। श्वास का अगर जिक्र आता है तो श्वास क्षण भर भी ना मिले तो व्यक्ति के प्राणों के पे सही आता है। बात है। तो ये देखो ना, इस अब विषय इसने रात का में खाना छोड़ा है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, रात का खाना छोड़ दिया है इसने। ये 5-6 बजे तक जो खाता है, उसके बाद ये नहीं खाता। कोई बात नहीं, वो हम पूर्ण डाइट चार्ट आपको देंगे, कैसे हम्म। कैसे खाना है, हमारी डाइट टीम भी आपको कांटेक्ट कर लेगी। आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, हाँ और जी, आप नंबर में नंबर डाल चुके हैं, हाँ हम जी, नंबर डाल दे दिया है। पे आप हमारे विजिट करा के इसको पंचकर्मा थेरेपी प्रारंभ कीजिए। अच्छा, पंचकर्मा थेरेपी आप जो कह रहे हैं, एक बार तो इसको आराम आ जाएगा, फिर बाद में हम जब वापस आ जाएंगे फिर। मैडम, जैसे कि अभी एक लेडी बोल रही थी राजस्थान से, हाँ जी, ट्यूमर के लिए। मैम वो कैंसर के लिए बोल रही थी। हाँ जी, कैंसर के लिए। तो फिर वो आपके हिम्स में 12 दिन रहकर आई है, आके फिर वही प्रॉब्लम, फिर क्या होगा? मैडम कैंसर के लिए बोल रही थी, कैंसर का ये वेबिनार नहीं, कैंसर का मेथड ऑफ ट्रीटमेंट कुछ अलग होता है। कैंसर की आप फाइल चेक कीजिए, कैंसर के केसेस देखिए। अच्छा, श्वास रोग, दूसरी बात, व्यक्ति के रोग को ट्रीटमेंट करने में क्या क्या प्रभाव होता है, आयु भी तो डिपेंड करती है, कोई बुजुर्ग है हाँ कोई जी, जवान है, हाँ जी, मौसम आयु डिपेंड तो करता डिपेंड है, करती है। चीजें बहुत सारी अलग होती हैं। ठीक है, फिर मैं उम्मीद रखूँ ना कि वहां ये इसको आराम आ जाएगा। मैडम उम्मीद नहीं रखना, विश्वास रखना है। एलोपैथी लेकर भी तो आप कोई पूछते नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं। नहीं, मैं एलोपैथिक नहीं लेती, एलोपैथिक नहीं लेती। जो भी व्यक्ति ऐसे हाँ पसंद जी, करता है, मैडम पहले तो आपको आयुर्वेदा पे, होम्योपैथी पे, इन ट्रीटमेंट्स पे ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। हाँ जी, ट्रस्ट तो है मुझे, आयुर्वेदा पे है। और मुझे है आयुर्वेदा, आयुर्वेदा। आयुर्वेदा मैंने इसको पंचकर्मा आज की मुलट्टी। पद्धति नहीं है। हाँ जी, आयुर्वेदा पंचकर्मा आज की पद्धति नहीं, शास्त्र प्रमाणित है। चरक हाँ है, जी, दोषों वो को सही बात तो करने की ठीक। हाँ समस्या है। जी, वो तो मुझे भी पता है, जी, तो लेकिन आपका नंबर हमारे पास आ गया, टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, आपको डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कर देगी और नियर ठीक बाय है, लोकेशन भी बता देगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके सर। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। नेक्स्ट पीपीटी की स्लाइड कीजिए। क्या हो गया? हेलो हाँ जी, बताइए सर, क्या प्रश्न है, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मैं संदीप कुमार बोल रहा हूँ, कुरुक्षेत्र हरियाणा से जी। हाँ जी, सुनील कुमार जी बताएं, क्या प्रश्न है आपको, क्या सर, परेशानी है? मेरे को लास्ट ईयर से प्रॉब्लम है जी। क्या प्रॉब्लम है? सर, मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, अच्छा प्लेयर हूँ वॉलीबॉल का, लेकिन लास्ट ईयर तो मेरे को ये था भी, वैसे ही नॉर्मल कफ है डस्ट की वजह से। हाँ जी, तो लास्ट ईयर तो सर निकल गया, लेकिन जैसे जैसे ठंड के दिन शुरू होते हैं नवंबर के स्टार्टिंग में सर, जी,
तो कफ बनना शुरू हो जाता है सर, सांस नहीं आता। सर्दी के मौसम में ही होता है, वैसे कभी नहीं होता। लेकिन अब जैसे गर्मी का टाइम आया हुआ है सर, तो अब भी है प्रॉब्लम। अब की बार, लास्ट ईयर नहीं थी लेकिन अब की बार है। लेकिन आप अब धीरे 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 मैं एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, तो डे टू डे 1% आराम आता आता है सर मेरे को। ठीक है। लेकिन मैं सर पहले की तरह, अगर मैं एलोपैथी दवाई लेता हूँ, चंडीगढ़ से ली मैंने 45 डेज की, हाँ तो जी। उसको लेने के बावजूद मैं 10 किलोमीटर की भी रनिंग कर सकता हूँ सर। देखो, वो जितनी दवाइयां हैं उनको एक बार गूगल सर्च करके जरूर देखना। कुछ स्टीरोइडल मेडिकेशन जैसे उसमें सर प्रेडनिल। मैंने सारा, मैं सर इतनी वीडियो आपकी देख चुका हूँ, एलोपैथी की भी वो देखता हूँ। उसमें यही लिखा हुआ है कि ये जो स्वेलिंग है आपकी उसको कम करती है, और जो एलर्जी है उसको रोकती है। 2-3 उसने मेरे को टैबलेट दिया और एक निजाइल स्प्रे दिया है सर मेरे को, लेकिन सर वो मैंने छोड़ दिया। देखो, जितनी भी औषधियां हैं मोस्ट ऑफ उनके अंदर स्टीरोइड के स्प्रे या स्टीरोइड की टैबलेट्स चलाई जाती हैं। हाँ जी। और इमरजेंसी कंडीशन, तो आप अस्थमेटिक हो या कुछ और अन्य जीर्ण बीमारी है, तब की बात कुछ और होती है। हाँ प्रारंभिक जी। अवस्था में कोई भी व्यक्ति स्टीरोइड का सेवन ना करे। जैसा आपने हाँ जी। बताया, आपको प्रारंभ में एलर्जी राइनाइटिस हुई, हाँ जिसको जी। आयुर्वेदा में प्रतिशाय कहते हैं, यूनानी में नजला कहते हैं। हाँ जी। इसके अस्थमेटिक ट्रिगर होते हैं। अस्थमेटिक ट्रिगर्स आर दोज व्हिच एनहांस योर एलर्जी। वो ठंडा एसी भी हो सकता है, ठंडा पानी भी हो सकता है, अगरबत्ती इनहेंस स्टिक भी हो सकती है, परफ्यूम भी हो सकता है, एनिमल डस्ट भी हो सकता है, फूल की खुशबू भी हो सकती है। ये अलग अलग हाँ व्यक्ति जी। के अनुसार। सूरज की रोशनी भी हो सकती है, सनलाइट से भी कईयों को एलर्जी होती है। अब इसके अलग अलग इफेक्ट्स हैं। कईयों को स्नीजिंग होती है, कईयों को आंखें लाल हो जाती है, कईयों को गला खराश हो जाता है, कईयों को कफिंग हो जाती है। हाँ जी सर। तो तो हमें, सर अब कफ, कफ बहुत ज्यादा है। जैसे ही कफ आती है बाहर, हाँ म्यूकस बाहर आता है, खांसी जोर लगाने से आती है, तो नॉर्मल महसूस होता है। लेकिन काफी बाहर नहीं आती सर, ऐसे ही रहता भी, पता नहीं क्या हुआ। और अब तो 2 दिन से रात को 2:30-3 बजे के बाद 2-3 घंटे परेशान रहता हूँ सर मैं, 2 दिन से, लास्ट 2 डेज। ठीक है। अब कफ नहीं आ रहा है, वैसे तो सामान्य मैं सभी को बता देता हूं, जब कफ की या ऐसी समस्या है तो गुनगुना पानी करके या ज्यादा गर्म पानी उबलता हुआ करके उसमें 2 से 4 चुटकी नमक की डालनी, सादे नमक की, व्हाइट सोल्ट की। उसकी स्टीम लेनी है, भाप लेनी है। हाँ और जी भाप सर। लेने के आधा 1 घंटा तक कोई भी हमें डायरेक्ट हवा ना लगे, ना पंखे की लगे, ना किसी अन्य उसकी लगे। तो इससे क्या होगा, हमारी ब्रोंकस, हमारे एल्वुल्यूस खुलेंगे और कफ का निष्कासन करने में हेल्प होगी। और साथ में वासा अवले हमें लेना है। वासा अवले एक प्रोडक्ट होता है जिसको हम आयुर्वेदिक औषधि अडाटोड़ा वासिका, पीला वासा, उससे बनाते हैं। उसका हम काढ़ा भी ले सकते हैं, उसका हम अवले भी ले सकते हैं। और इसके लिए हमें कुछ पंचकर्मा में चेस्ट के लेप लगाने होते हैं कि हमारे फेफड़ों को, श्वसन तंत्र को ताकत मिले। जो कि आप नियर बाय, आप कुरुक्षेत्रा से बात करें तो कुरुक्षेत्रा सेंटर में भी जाकर डे केयर में लगवा के आ सकते हैं। आधा से 1 घंटे का समय लगता है। और वासा अवले का आपको प्रयोग करना है। साथ में आपको सादे पानी में 2 से 4 चुटकी नमक की डाल के उसकी स्टीम लेनी है, भाप लेनी है। ओके सर। और एलर्जी राइनाइटिस का अपना फाइंड आउट करें कि एलर्जी मुख्यतः है आपको कब होती है। ठंडी हवा चलती है तब ही होती है, क्योंकि अब मौसम बदला था, सुबह सुबह की ठंडी हवा थी, ऐसे भी हो सकता है। दूसरा आपने क्वेश्चन ये भी सर कल वेदर, सर कल वेदर चेंज हुआ है जी। मैं सुबह बिल्कुल नॉर्मल था, जी जी। दोपहर को भी नॉर्मल था, इवनिंग में भी नॉर्मल था। लेकिन मैं रात को जैसे ही डिनर किया तो मैं वॉक करता हूँ सर, कम से कम 1-1.5 घंटे की, 20-25 मिनट आराम आराम से। उसके बाद धीरे 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 ये सिम्टम शुरू होते हैं सर ये। तो फिर उसकी वजह से पेट में फारा सा रहता है। पेट में फारा रहने की वजह से अब धीरे धीरे वो तो नॉर्मल हो जाता है 2-2.5-3 घंटे बाद, 1-2 बार म्यूकस बाहर आता है। लेकिन रात को प्रॉब्लम फिर होती है। चलने में कोई दिक्कत नहीं है, सीढ़ियां मेरे को आधे पौने घंटे में ऊपर नीचे चढ़ जाता हूँ, सांस फूलता है, कोई बात नहीं, फिर भी स्टेबल हो जाता हूँ।
लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी आती है कि कुछ करना भी नहीं होता और फिर भी सांस चढ़ जाता है जी, ये प्रॉब्लम है सर। इस दौरान देखो, जब कई बार एलर्जिक रिएक्शन में हमारे एल्वियोलीज पूर्ण रूप से खुल नहीं पाते हैं, वो ठंड के प्रारूप से भी हो सकते हैं, जो मैंने अस्थमेटिक ट्रिगर बताए। तो उस दौरान आप कुछ ना कुछ उष्ण चीजें जैसे कि च्यवनप्राश का आप सेवन कर सकते हैं, आप लौंग का सेवन कर सकते हैं। लौंग, एक लौंग को पानी में उबाल लीजिए, उस पानी को पीना है। सर आधा लेकिन कप वेदर अब तो गर्मी का है तो कैसे ले सर, लौंग भी गर्म है, बहुत चीजें गर्म लेता हूँ सर, कहाँ तक लूं ऐसा सर? है, लौंग मैंने पानी में उबाल के पानी आधा कप बताया है। जब हाँ आपको ये परेशानी आ रही है उस टाइम की बात कर रहा हाँ हूँ, जी। रूटीन में नहीं लेना है। रूटीन में आप च्यवनप्राश ले सकते हैं, च्यवनप्राश से कोई परेशानी नहीं होती है। तो फिर च्यवनप्राश के साथ सर मिल्क दूध भी ले सकता हूँ या दूध सिर्फ नहीं ओनली लेना। च्यवनप्राश? च्यवनप्राश के साथ जो लोगों ने बताया ना ये दूध में मिला के लेना, ये मिथ है। च्यवनप्राश अबले है, चाट कर खाना होता है। तो उसको तो ओके लार सर। के साथ ऐसे चम्मच पे लगा के या हथेली पे लगा के, जैसा आपको उचित लगता है वैसे आप चाट चाट के खा लीजिए। अब सर मैंने रिपोर्ट करवाई है सारी बॉडी की और एक्सरे भी करवाया है, वो भी नॉर्मल है। अब कहते हैं तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ूं आगे की तरफ भी, क्या ये सिम्टम प्योरली अस्थमा के हैं या ब्रोंकाइटिस किसी भी लेवल का है, वो कैसे फिर बताए आप मेरे को, तो सुजेस्ट करें। एक या बार आप हमें आकर मिलिए। आप स्वयं पंचकुला अमरावती सेंटर में मेरी सिटिंग होती है 9 to 6। तो आप किसी भी दिन आ सकते हैं, संडे को ना आइएगा, हाँ संडे जी। अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। आप आइए और आपकी रिपोर्ट। अमरावती पंचकुला, ये हाँ जी, प्रॉपर एड्रेस है अमरावती का? कोई एड्रेस या कोई अमरावती लोकेशन? पंचकुला। आप नंबर शेयर कर दीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके पूरी लोकेशन शेयर कर देगी। हाँ जी सर। क्या मैं ये एक बार, एक लास्ट क्वेश्चन सर मेरा ये है, क्या ये ठीक हो सकता है या वैसे ही सिर्फ ये आपके प्रोडक्ट है जो आयुर्वेदा के जो आप बता रहे हैं ये लाइफ टाइम ही लेने पड़ेंगे? ऐसी चीजें हैं, अगर अस्थमा है, अस्थमा उग्र हो गया है तो वो याप्य रोग बन जाता है, वो औषधियां लेनी पड़ सकती हैं। अगर आपको प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक, और आप जवान हैं, अब मैं सभी को क्या बताता हूं, बीमारी, एक तो हम ज्यादा लंबे स्टीरोइड ले लेते हैं, स्टीरोइड के बाद में फिर आते हैं। तो सामान्य भाषा में सभी को बता रहा हूं, अगर आप कोई जमीन पे खेती करते हैं 50 साल से, उस पर डीएपी खाद या कोई अन्य यूरिया खाद डाल रहे हैं और फिर कहें कि विदेशी खाद से कुछ हो जाए, तो उससे पहले तो हमें उस जमीन को बनाना पड़ेगा, शोधन पंचकर्मा करना पड़ेगा। शोधन पंचकर्मा करने से के बाद ही तो उस पर कुछ अच्छी फसल उग पाएगी। वैसे ही हमारा शरीर है कि हम शरीर का डिटॉक्स करें। डिटॉक्स कैसे? कि जो स्टीरॉइड हमारे अंदर गए हैं उन स्टीरॉइड का भी निष्कासन किया जाए। वो सूक्ष्म विरेचन से, सूक्ष्म आपका वमन से भी हो सकता है। साथ में आहार चिकित्सा हम करते हैं कि आहार बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, फला आहार रहेगा जिसमें। लेकिन जैसे सर आपने बताया कि मैंने एड भी देखी थी, उस पे लिखा हुआ था ये अश्वगंधा, ये जो सूखा आंवला, पीपली और ये अरड़ है, तो कुछ चीजों को ऐसे मिला के अगर आप खाना खाने के बाद इसके बाद ले तो आप इस चीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का है, आपसे फेफड़े से रिलेटेड है, सांस से रिलेटेड है इसके या नुस्खे कुछ। का, ऐसे नुस्खे का ना तो कोई प्रचलन में बढ़ावा देता है और ना ही खंडन करता है। अगर किसी का अनुभूत प्रयोग है, किसी वैद्य प्रयोग करता है तो वो अच्छी चीज है, लेकिन हर नुस्खा हर व्यक्ति के लिए उचित नहीं होता। और कोई भी भ्रामक प्रोडक्ट जैसे आपको टीवी में वीडियोस में आता है, उस प्रोडक्ट के अंदर भी ना जाए। कोई भी एक प्रोडक्ट सभी रोगों के लिए साध्य नहीं होता नहीं कि सर, आप वो तो वो उनका तो सर शरीर एक देसी जड़ी बूटियां ही बताई है उन्होंने, आंवला भी। प्रयोग, देखो आप प्रयोग कर सकते हैं, अगर उचित लाभ लग रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन सभी को ऐसे प्रयोग सूट नहीं करते। तो एक बार आप आकर मिल लेंगे तो हम आपको कोई अन्य जो सुझाव रहेगा उचित वो भी दे पाएंगे। ठीक है सर, ये कुरुक्षेत्र में कहाँ पे या फिर पंचकुला ही आना कुरुक्षेत्र में पड़ेगा सर? जियो गीता सेंटर है, हमारा जियो वेलनेस सेंटर है, जो ज्ञानानंद महाराज जी का आश्रम है उसके अंदर हमारा सेंटर है। वो तो सर लोकल ही है जी, मेरे पास है बिल्कुल, 1-1.5 किलोमीटर पे ही है सर, वो तो कोई केटीबी दिक्कत। रोड के ऊपर जो है वहां केडीबी रोड के ऊपर है सर, लेफ्ट साइड में। हाँ जी, हाँ जी, वहां आप मिल हाँ सकते जी। तो फिर पंचकुला भी आना पड़ेगा क्या सर आपके हैं। पास? पंचकुला अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मेरी सिटिंग पंचकुला होती है, वहां भी हमारे उचित गुणी डॉक्टर्स हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर केस का डिस्कशन होगा तो वो भी हमें फाइल शेयर करके हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। उसमें टाइमिंग क्या है आपसे मिलने की पंचकुला सर? 9 to 6 टाइमिंग रहती है। 9 to 6 है।
तो मैं मोबाइल नंबर शेयर कर देता हूँ सर आपका जी इसमें चैट बॉक्स में। हाँ जी, शेयर कर दीजिए, टीम आपको कांटेक्ट कर ले। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। अशोक कुमार जी। अमित सिंह। हेलो जी अमित सिंह जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या प्रश्न है, पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरे गले में हल्का मतलब दर्द टाइप का रहता है और कफ बहुत ज्यादा बनता है। दर्द टाइप का जो रहता है ये कितने दिनों से है, कोई जांच हुई है इसकी? मैंने अभी जांच तो कराया था, जब भी जांच कराता हूँ कुछ नहीं आता है, रिपोर्ट नॉर्मल रहता है। कोई बीड़ी सिगरेट गुटखा शराब कुछ ऐसी हिस्ट्री रही हाँ, है? पहले पहले था, अब मैंने छोड़ा है अभी। क्या खाते थे? गुटखा बीड़ी सिगरेट सब। ठीक है, सब खाते थे। तो जी, उससे कितने दिन तक प्रयोग किया आपने ये चीजों को? लगभग 10 साल 12 साल। 10 साल 12 साल। अभी पूर्ण छोड़ दिया है, कभी कभी ले लेते हो? तंबाकू खाता हूँ बस, उसके सिवा कुछ नहीं। तंबाकू भी छोड़ना पड़ेगा अगर समस्या मुख में आ रही है, कोई बड़ा रोग ना बन जाए। जी देखो, इसके लिए मैं तो आपको आयुर्वेदा पंचकर्मा में कवल और गंडूश ये बताऊंगा कि जो आपके मुख में दर्द होता है, गले और में गले में गले में दर्द होता है, गले जी में दर्द होता है तो गले के लिए पहले तो आपको एसिड शरीर में नहीं बनने देना है, पित्त बिल्कुल नहीं बनने देना है। तंबाकू भी कई बार जो आप खाते हैं या लेते हैं वो सूक्ष्म रूप जी से आपके अंदर जाता रहता है, और वो मुंह में ना जी जाने करके, क्योंकि मुंह का प्रारूप अलग है और अंदर आंतरिक जो हमारा कंठ है उसका अलग है, वहां जाके कोई ट्यूमर ग्रोथ कर देना, वहां जाके कोई इन्फ्लामेशन कर देना, वो भी हो सकता है। तो ये तंबाकू भी छोड़ दीजिए, और साथ में अपने शरीर को एल्कलाइनिटी बढ़ाइए। अपने शरीर की एल्कलाइनिटी कैसे बढ़ेगी? आपको ऐसा आहार करना है जिसमें फला आहार, सब्जियां यही ज्यादा हो, कोई तेल का प्रयोग नहीं करना है, कोई भी ऐसा तेज गरम मिर्च मसाला नहीं प्रयोग करना है जो एसिड रिफ्लेक्स को बढ़ाए। आप जी कोलगेट ब्रुश कुछ करते हो ऐसा? जी जी तो कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं करना जिसके अंदर केमिकल हो, कई बार वो भी सूक्ष्म रूप से कारण बन जाता है ऐसी बीमारियों का। दातुन ही ज्यादा से ज्यादा करनी है, या फिर ऐसा मंजन करना है जिसमें कोई केमिकल नहीं है। जैसे कि मंजन में तो आप कोई भी मंजन बना सकते हैं। अगर घर पे कोई मंजन बनाना तो सबसे उत्तम मंजन आप सरसों का तेल लीजिए, नमक लीजिए, हल्दी लीजिए और उसी का मंजन कर लीजिए, या फिर पान के पत्ते को जलाकर उसकी राख से भी मंजन बनाया जा सकता है, उससे भी दांत आपके बिल्कुल साफ हो जाते हैं। केमिकल वाला कुछ भी प्रयोग ना कीजिएगा। और साथ जी आप डाइट में मोरिंगा जरूर लीजिए, कैल्शियम मोरिंगा। आपके में बढ़ेगा, वो पित्त का शमन करेगा, सहजन जिसे जी कहते हैं। जी जी श्वास लेने में कोई समस्या आती है आपको? सांस लेने में ऐसे समस्या नहीं है, लेकिन ऐसे सांस फूलता है मेरा, जैसे थोड़ा देर होने के बाद लंबा सांस लेना पड़ता है। तो बीड़ी सिगरेट पिया है ना, उसलिए फूलता है। इसको छोड़ के अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, प्रारंभ करो, साथ में बांस का मुरब्बा खाओ, वासाव ले लो, जी और छाती पे मालिश किया करो तिल के तेल की, फेफड़े मजबूत तिल के होंगे। मर्दनम बल वर्धनम, ये आयुर्वेद में कहा गया है, मर्दन करने से बल का वर्धन होता है, शरीर में ताकत बनती है। और बीड़ी सिगरेट शराब से दूर रहो, उससे आपके शरीर में और कमियां बढ़ेंगी, ताकत नहीं आती है उस चीज से। जी और सांस फूलना अभी प्रारंभ हुआ है, भविष्य में आप जैसे कॉलर्स को सुन रहे हो, अस्थमा बन जाएगा, कोई अन्य बीमारी जी बन जाएगी, उसका इंतजार मत करो, वो फिर बीमारी फिर ठीक नहीं होती, समस्या करती है। अभी आप जवान हमेशा हो। गले में हमेशा अटकन अटकन सा रहता है। अटकन के लिए एक बार हमें जांच करवाने, आपको कहाँ से बात कर रहे हो आप? ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तो आप नंबर शेयर कीजिए, नियर बाय सेंटर में एक बार विजिट करना पड़ेगा, पूरा गले की जांच करके ही हम सूक्ष्म रूप से बता पाएंगे कि एग्जैक्टली ये समस्या है। बाकी जो सामान्य अगर पित्त की ही समस्या है तो आप अल्कलाइनिटी को बढ़ाकर इसको समाप्त कर सकते हो। जी नंबर तो शेयर मुझे करेंगे और टीम बताएगी आपको कॉल करके। जी और क्या है कि अभी थोड़ा सा भी ब्लड इन्फेक्शन भी आ गया था। अच्छा, टीएलसी बढ़ गया था? जी ये कब बढ़ा था आपका?
अभी जस्ट मैंने चेकअप कराया कल, तो कल मुझे पता चला। तो ऐसा करें, आपकी सारी जांचें हमारे नंबर पे शेयर कर दीजिए, और जी नंबर को चैट बॉक्स में हम आपको सेंड कर रहे हैं। वो नंबर पे आपको कॉल सभी व्हाट्सएप कर देना और एक वॉइस नोट भेज देना है। जी। हाँ दो। ये जो नंबर है 7710371037, इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी कॉलर, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये नंबर हमारी टीम के पास रहता है। अभी आपका कोई भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट वीडियो कॉल करवानी है, वो भी आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। अशोक कुमार वर्मा जी। अशोक कुमार जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए, स्लाइड दिखा दो। और जो हमारे यहाँ से अच्छा फायदा लेकर रोगी गए, श्वास रोगों में व्यक्ति कहते हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि इलाज नहीं मिलता, तो एक दो वीडियो स्टार्ट कीजिए, जिससे व्यक्तियों को प्रभाव पता चले कि आयुर्वेदा पंचकर्मा में कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक वीडियो स्टार्ट कीजिए। Pursuit of longevity, everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल पेशेंट से रिलेटेड वीडियो। what about the pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में कैसे कई सारे देसी बायोहैकर से कई सारी चीजें होती हैं। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से, क्या डेथ को डिफीट करना या एज में सो जाना। You want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. आयुर्वेदा पंचकर्मा के विषय में डॉक्टर नरेश त्रिहान जी का ये व्यू है कि आप पंचकर्मा करवाते हैं तो आपके जीवन में जो जो समस्याएं वो भी समाप्त होती हैं, और ये आयुवर्धक भी है। तो आयुर्वेदा पंचकर्मा के विषय में जो इतने बड़े हमारे वेदांता ग्रुप्स मालिक हैं और एक अच्छे अद्भुत डॉक्टर हैं, वो पंचकर्मा के विषय में अपना व्यू दे रहे हैं। तो आप लोग भी पंचकर्मा 6 महीने 5 महीने में एक बार करवा के शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। पेशेंट रिव्यू एक दो आप स्टार्ट कीजिए मैडम। करवा दो फिर, है नहीं पेशेंट करेंगे, कुछ और वीडियो दिला दो फिर। और वीडियो दिखा दो पंचकर्मा वाली। Pursuit of longevity, everybody wants to live. What about the pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में कैसे कई सारे देसी बायोहैकर से कई सारी चीजें होती हैं। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से, क्या डेथ को डिफीट करना या एज में सो जाना। You want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. और वीडियो नहीं है? अन्य कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले लीजिए। क्वेश्चन वाले कर दो। मिठू जी और भी अनम्यूट कर दो। हेलो जी मिठू जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या प्रश्न है आपका, बताएं। हाँ सर नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ सर मैं पटियाला से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या प्रश्न है?
सर मेरी उम्र है 35 साल हाँ जी। और मुझे ब्रोंचियल अस्थमा है बचपन से। ठीक है। मैंने एलोपैथी दवाई ली है लेकिन उससे फर्क पड़ता है, लेकिन जब छोड़ता हूँ तो उसी तरह की स्थिति बन जाती है, बुखार आता है, बलगम बनता है ठीक है। और शरीर में दवाइयाँ लेने से कमजोरी बहुत बढ़ गई है। देखो पहले तो ये जो दवाइयाँ हैं इनको टेपर डाउन किया जाएगा, इंस्टेंटली तो इनको हम बंद नहीं कर सकते, और कुछ अगर मैंडेटरी रहेगी तो वो आपको एसओएस नीड के लिए रखनी पड़ेगी। लेकिन ये कमियां जो हैं इनको हम रिवर्स कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। कैसे? पहले तो श्वसन तंत्र को ताकत दें। अब ताकत कैसे मिलेगी? खान पान के बदलाव से। खान पान में हम आज के समय क्या क्या ले रहे हैं? गेहूं आपका बिल्कुल बंद रहेगा, डेयरी प्रोडक्ट्स आपके बिल्कुल बंद रहेंगे। आपका डीआईपी डाइट हम स्टार्ट करेंगे। डीआईपी डाइट में क्या होता है, जितना आपका वेट है मल्टीप्लाई 10, इतने ग्राम्स आपको फल खाने हैं, और साथ में नारियल पानी ले सकते हैं, हल्दी का टुकड़ा ले सकते हैं, अदरक का टुकड़ा ले सकते हैं, कुछ ग्रीन लीव्स जैसे पान का पत्ता, कड़ी का पत्ता, ये पत्तियां आपको जीवन में हर रोज अपनानी पड़ेंगी। ठीक है जैसे सर। जैसे स्टेप बाय स्टेप आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट लगेगा, कुछ दवाइयों को हम टेपर डाउन करके आयुर्वेदा बेसिस पे ले आएंगे, आयुर्वेदिक मेडिकेशन, होम्योपैथिक मेडिकेशन के ऊपर। फिर कुछ समय बाद में अगर उनसे भी लाभ लग जाता है तो उनको भी बंद करके सिर्फ आहार चिकित्सा पे आपको रखा जाएगा। अन्य कोई बीमारी तो नहीं है आपको, बीपी या शुगर की? नहीं सर, बीपी थोड़ा हाई रहता है, वो की मेडिसिन लेने के कारण। जब मेडिसिन छोड़ता हूँ तो बीपी नॉर्मल आ जाता है। मेडिकेशंस आप इनटेक कैसे करते हैं? खाने वाली गोलियां रहती हैं या पंप रहता है? एक सर इनहेलर है फोराकोट, हाँ जी। और एक लंबी तो चलती है आइट्राकोनाजोल। हाँ जी। बस यही दो लगातार चलती है। अगर कोई बीच में दिक्कत ज़्यादा हो तो कोई एंटीबायोटिक्स चल पड़ती है। देखो, श्वास रोगों के लिए कई बार अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो पंप आदि लिया जाता है, उसके बाद में कवल कुरला गुनगुने पानी से जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो हाँ सीधा वो करते हैं। या तो वो तो ठीक है, नहीं तो वो आपके लिवर को, किडनी को डैमेज करने का, आंखों की शक्ति को कमजोर करने का भी काम करता है। और जो आप गोली खा रहे हो वो बिल्कुल निरर्थक गलत होती है, ब्लड में जाएगी, कहाँ जाके कब वो आपके फेफड़ों तक पहुंचेगी। अब पंप आदि तो ले सकते हैं। दूसरा, आप जो इनहेलेशन ले सकते हैं इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कीजिए, ऐसे ही डायरेक्ट आप वटियों पे ना जाएं। हमारे यहाँ आयुर्वेद के अंदर तो हम क्वाथ की स्टीम देंगे आपको, काढ़ों की, दशमूल काढ़े की, ओटम चुक्कादी की, या विशेष प्रकार के पत्तों की, सफेदे के पत्ते की भी अगर आप स्टीम लेते हो, भाप लेते हो, उसको कूट के अच्छे से उसकी स्टीम लेते हो, तो वो भी आपके फेफड़ों को खोलने का काम करेगा, एंटी एलर्जिक काम करेगा। एक दिन सफेदे का रहेगा, एक दिन पुदीने का रहेगा, ऐसे ऐसे स्टीम दी जाएगी जो आपके श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखे। और जो आप ये इट्रिकेनाजोल ले रहे हैं, ये तो आपके फंगल इन्फेक्शन वगैरह के लिए चलाई जाती है। ये आप कितने लंबे समय से ले रहे हैं? इसको लेते हुए हो गए सर 4-5 साल हो गए। इसको फंगल इन्फेक्शन या एंटी एलर्जिक में आजकल दे रहे हैं, इट्रिकेनाजोल, लुलिकेनाजोल, फ्लूकोनाजोल। तो ये इंस्टेंटली इतना रिलीफ नहीं दे पाती है। पहले तो वीकली एक दिया जाता था, अब शायद कम में भी दे रहे हैं। तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी तो नहीं है? वो आती है सर, कैल्शियम लेना पड़ता है, कई बार विटामिन 12, B12 भी लेना पड़ता है। करते क्या है आप? डेली रूटीन क्या रहता है? सर वैसे तो हमारा बिजनेस है, लेकिन हम साथ में एग्रीकल्चर भी करते हैं। अच्छा, गेहूं आपका नॉर्मल देसी रहता है या जो नॉर्मल रूटीन में खाया जाता है वही रहता है? नॉर्मल ही है सर, जो नॉर्मल में चलता है। एक तो सर गेहूं आप कुछ दिन अवॉइड कीजिए और खुद अंतर देखिएगा। डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड कीजिए, खुद अंतर देखिएगा। डेयरी प्रोडक्ट तो सर बंद है मेरे। कांगनी, और कोदो, जवार, बाजरा जो है ना, ये मोटा अनाज है। इसमें फर्क क्या है गेहूं में? गेहूं इजी टू डाइजेस्ट है, एकदम से पच जाता है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज को शूट करता है। और जो अन्य अनाज है, ये मोटा अनाज, ये एसआर है, सस्टेन रिलीज, हल्का हल्का पचेगा, हल्का हल्का ब्लड के अंदर आएगा। और ये उष्ण भी होता है, थोड़ा गर्म भी होता है, शरीर में गर्माहट भी रखता है। कि हम गर्माहट का मतलब ये मत समझिएगा कि पित्त बढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे आर्टरीज को डायलेट रखेगा, हमारे एल्वियलीज को ओपन रखेगा, उस भाषा में। अच्छा।
चावल चावल ले सकते हैं सर? चावल नहीं लेना है। ठीक है सर। मिल्क तो हमारा हमने लिया ही नहीं, कई साल हो गए डेयरी प्रोडक्ट तो। जी जी जी। हाँ फिर भी, लेकिन जब भी छोड़ते हैं दवाई वही स्थिति फिर आ जाती है, बुखार आ जाता है। एक बार आप पटियाला से हैं तो नियर बाय हमारे सेंटर में एक बार आप आके विजिट कराएं, पूरा केस मैं आपका स्टडी करूंगा, या फिर जो हमारा नंबर हमने दिया है उस नंबर पे आपकी पूर्ण एक पीडीएफ बना के रिपोर्ट्स की वो मुझे डलवाएं, मैं फिर वीडियो कॉल के माध्यम से आपसे कनेक्ट करता हूं और क्या क्या दवाइयां हम टेपर डाउन कर सकते हैं इंस्टेंटली। एकदम से दवाई तो नहीं छोड़ेंगे, उसको टेपर डाउन स्लो डाउन करके हम बंद करवाएंगे। एक सर वो है जैसे कि ना सारे शरीर में धड़कन सी नहीं चल रही होती, सारे शरीर में, गर्दन में, फेफड़ों में, पेट में, ऐसा भी महसूस होता रहता है। दर्दें चलती हैं आपको? नहीं, जैसे धड़कन नहीं चल रही होती है, पल्पिटेशन कह देते हैं इंग्लिश में। पाल्पिटेशन? हाँ जी हाँ जी। गर्दन में, फेफड़ों में, दिल से, पेट में अगर धड़कन चेक करें तो धड़कन बिल्कुल ठीक होती है। ठीक है। कोई स्ट्रेस तनाव तो नहीं रहता आपको? स्ट्रेस तो रहता है सर, स्ट्रेस डर सा रहता है मन में बस तो ये बीमारी की। ये चीजें उसके कारण भी हो सकती हैं, उसके लिए मेथे रसायन आप चलो चलाएं और शिरोधारा भी करवाएं। ठीक है सर। एक्सेसिव थिंकिंग की वजह से भी ये चीजें हमें फील होती हैं कई बार। ओवर थिंकिंग बहुत होती है सर। तो शिरोधारा जरूर करवानी चाहिए। हर व्यक्ति वर्ग के अनुसार एक डाइट निर्धारित की गई है। जैसे एक बच्चा भोजन करता है, एक्सरसाइज करता है या पढ़ाई करता है तो उसको अलग अलग भोजन दिया जाता है। पढ़ाई करेगा तो उसको हम ड्राई फ्रूट्स आदि देंगे कि भोजन में ब्राह्मी आदि ले कि बुद्धि तेज हो। एक्सरसाइज करेगा तो उसे हम कहेंगे अश्वगंधा ले, केला ले या कोई मांस आदि का सेवन कर, बल बढ़े। वैसे ही कोई रेसिंग लगाएगा उसका अलग होगा। तो व्यक्ति वर्ग जो ज्यादा बुद्धि का काम करता है, स्ट्रेस लेता है, उसके लिए कोई डाइट नहीं, सामान्य दाल चावल से ही काम चलाता है। तो डाइट में हम कुछ ऐसा निर्धारित करें जिससे पोषण बढ़े। हमारे जो बुद्धि की हम प्रयोग कर रहे हैं एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से, एक्सेसिव सोचने की वजह से, तो उसका कुपोषण ना हो। बुद्धि को पोषण देना हमें जरूरी है। ठीक है सर। तो वो हम पूर्ण आपको बताएंगे। आप अपना नंबर हमारे चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए और जिन किसी का भी हम प्रश्न आज नहीं ले पाए हैं वो भी अपना नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दें, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू। वीडियो स्टार्ट कर दीजिए। इसकी ऑडियो सुनाई नहीं दे रही है किसी को भी वीडियो की। ये चेंज करें या फिर ऑडियो चेक करें?
टिंकू जी का प्रश्न है, इनका कॉल अरेंज कीजिए। ऑडियो नहीं है इस आपकी वीडियो की जो आपने दिखाई है, इसको चेक करें और टिंकू जी का प्रश्न लें अभी। टिंकू जी का क्वेश्चन लीजिए। ये वीडियो का आपका ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा है किसी को। अलाउ टू टॉक कीजिए टिंकू जी को। चैट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं और जिन जिन का अभी बात करना चाहते हैं उनका क्वेश्चन लीजिए। हेलो जी टिंकू जी बताएं क्या प्रश्न है, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार सर मेरी एज 32 है और मैं हरियाणा में झज्जर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। हाँ जी। और मुझे है ना कोविड हुआ था। वैसे मैं अच्छा स्पोर्ट्समैन हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। जी। और मेरे को 2021 में है ना कोरोना हो गया था। हाँ जी। और मैं ऑक्सीजन पे चला गया था। जी। फिर मैंने अपनी बॉडी की रिकवरी की और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा चयन हो गया था दिल्ली डीटीसी में, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन में। हाँ जी। और उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे को मतलब कफ ज्यादा बढ़ने लग गया और खांसी नहीं जा रही थी डॉक्टर साहब बिल्कुल भी। 1-2 महीना लोकल होने के कारण डॉक्टर साहब मैं मतलब इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल भी। जी। घर में किसी को इस तरह की कोई भी बीमारी भी नहीं है, पड़ोस में नहीं, किसी को भी नहीं। और मतलब खांसी नहीं जा रही थी। मैं खेलता रहा, ड्यूटी करता रहा और लास्ट 1-1.5 साल पहले मैंने अपना सीटी कराया था। हाँ जी। उसमें मेरे को ब्रोंकोटाइटिस आया था। जी। और यहाँ पे बहादुरगढ़ में एक हॉस्पिटल है, उन्होंने मेरे को शायद मिसगाइड कर दिया या मैंने उनको लिया नहीं अच्छी तरह से। मैं खेलता रहा, कूदता रहा, मेरे को कोई भी परेशानी नहीं हुई। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। जी। और अब मेरे को डॉक्टर साहब फिर मतलब 5-6 महीने हो गए, मेरे को कफ इतना ज़्यादा बन रहा है, खाँसी बिल्कुल खत्म नहीं हो रही थी। लेकिन अभी 2-3 दिन से खाँसी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन कफ जो ज़्यादा बनता। मैंने अपना एक्स-रे कराया था, उसमें डॉक्टर ने बताया मेरे को कि अभी थोड़ी-सी इन्फेक्शन है अंदर। ठीक है। और डॉक्टर साहब मैं काफ़ी देर से आपकी वीडियो देख रहा हूँ। आपने बताया कि क्या-क्या आपका डाइट चार्ट है, वो भी बता देता हूँ मैं। डाइट चार्ट तो हम आपको शेयर भी करवा देंगे। मेरा मेरा तो डॉक्टर साहब ऐसा है कि मतलब आप मैं बोलिए। देखो, आप डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद करें, गेहूं बिल्कुल बंद करें, कोई भी बासी भोजन नहीं खाना। बासी भोजन क्या होता है? जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है। प्रिजर्वेटिव क्या होता है? सोडियम मैग्नेट। बासी क्या है? बिस्किट नहीं खाना, नमकीन नहीं खानी, कोई भी ऐसा आइटम जिसके अंदर कोई पुराना है, 2 दिन 3 दिन पुराना है। फास्ट फूड में क्या खाना? फल खा सकते हो, सेब खा सकते हो, संतरा खा सकते हो, सारे फ्रूट्स खा सकते हो। डायरेक्ट एकदम से मौसम नहीं चेंज करना। डायरेक्ट मौसम की तासीर, एकदम से आप रात को सो रहे हैं, मौसम ठंडा था और एकदम से आप बाहर आ जाएं गर्मी में, या किसी आप शीत स्थान पे, ठंडे स्थान पे एकदम से आप बाहर गर्मी में चले जाओ, नहीं तो समस्याएं और बढ़ जाएंगी। इम्यूनिटी वीक है आपकी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सूक्ष्म योगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम ये प्रारंभ करने, जिससे आपका सिस्टमेटिक रूप से जो श्वसन तंत्र है उसका ब्लड फ्लो बने। और साथ में कुछ औषधियां रहेंगी जो चलेंगी स्टार्टिंग में, और कुछ समय के बाद उन औषधियों को भी बंद कर देंगे। और साथ में आपको ऐसी औषधियां भी लेनी है जो आपके फेफड़ों को ताकत दे। जिस प्रकार से आप शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं। शिलाजीत की एक भ्रामकता है कि वो सेक्सुअल डिजीज में प्रयोग की जाती है, नहीं। शिलाजीत हमारे फेफड़ों के लिए, कार्डिक के लिए, पेनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा लाभकारी औषधि माना जाता है, लेकिन बशर्ते वो अच्छा और असली हो। अब आज के समय में तो किसी कंपनी का प्रचार या प्रसार नहीं करूंगा, बहुत सारी इतनी कंपनियां जो एक ही दिन में टनों के हिसाब में शिलाजीत बेच देती हैं, इतना तो हमारी धरती पे भी अवेलेबल है।
तो उचित बिल्कुल कोई जो शिलाजीत है वो किसी सेंटर से आप परचेज करें और उसका प्रयोग करें, वो आपके लिए लाभकारी। पानी के अंदर सेव कर घोल के पीना है, कोई दूध में या कोई डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं सेवन करना है आपको। छाती पे तिल के तेल के अंदर नमक मिलाकर वो लगाना है, और कुछ लेप करवाने के लिए आपको हमारे सेंटर्स पे विजिट करना है। चेस्ट लेप हम लगाते हैं, लेपम छाती पे लगाया जाता है आधे 1 घंटे तक, जो हमारे फेफड़ों की एल्वियोलिस को भी खोलता है और पूरा अच्छा रखता है। और वमन करम आप पहले तो लेपम करवाए, उसके बाद वमन करवाए कि वो जितना कफ हो वो भी पिघले, और पिघल के वो उसको वमन के द्वारा हम निकाल पाए। वमन के बाद में फिर आपको प्रॉपर ऐसी औषधियां दी जाए कि वो कफ पुनः इतनी बुरी अवस्था में ना बने। कफ तो बनता है लेकिन इतनी उग्र अवस्था में ना बने। डॉक्टर साहब, मैं जैसे कि हमारे घर भैंस है, इनका कुछ भी नहीं लूं? नहीं ले, मम्मी तो दे देती, बोलती हल्दी डाल के ले ले, 1 चम्मच डाल देती कई बार। देखो हल्दी लेनी है ना, हल्दी हल्दी वाला गोल्डन वाटर लेना है आपको। 1 चुटकी हल्दी पानी में डाल लो, वो सुबह ले लो, 1 चुटकी शाम को ले लो। भैंस का दूध तब आपके लिए लाभकारी है जब आपको श्वास रोग ना हो, जब आप खेती बाड़ी करते हो या पहलवानी करते हो। अगर आपको श्वास रोग है, दुग्ध कफ कारक होता है, कफ को बढ़ाता है, तो दुग्ध श्वास रोगों में अवॉइड करने को बताया जाता है। और सर ये अल्कोहल, मैं ड्रिंकिंग करता हूँ, ड्रिंकिंग बिल्कुल बंद करना है। ड्रिंकिंग रेगुलर करते हो तो बहुत बुरी बात है। ओकेजनली अगर आप ले रहे हो तो सूक्ष्म मात्रा में, कम मात्रा में आप सेवन करो, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और सर ये मेरे पास पैनल है मेरा इसका, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का, इसमें अपना पैनल लगता है ना? अगर आयुर्वेदा उसमें अप्रूव्ड है तो जरूर लगता है। वो आप अपना शेयर करेंगे तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके पूरा बता देगी किस किस सेंटर में उपलब्ध है ये। और सर मेरे को ना थोड़ा सा ऐसा दिमाग थोड़ा सा भारी सा हो गया जब से ऐसा ऐसा वीडियो भी देख रहा हूँ मैं आपका रेगुलर, तो मेरे को थोड़ा सा डर सा लगता है कि क्या बीमारी होगी, फैमिली वालों के साथ रह भी नहीं सकता, कई बार दूर रहना पड़ता है। हर व्यक्ति को मैं कहता हूँ, रोग को जपोगे तो रोग मिलेगा, राम को जपोगे राम मिलेगा। जितने डॉक्टरों के पास जाओगे कोई ना कोई बीमारी का नाम देके भेज देगा, लेकिन परहेज जरूर करना है, इलाज जरूर लेना है। अब समस्याओं को बढ़ाना नहीं है, समस्याएं बढ़ती जाएंगी, और मिस ट्रीटमेंट नहीं कराना है। और आपको ऐसे बता दिया किसी ने, जी आपका तो बीपी बढ़ गया, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, वो आएगा ही आएगा। माइंड मैपिंग हो जाती है। स्ट्रेस के कारण भी हमारे को अस्थमैटिक अटैक आ सकता है, तनाव के कारण भी। तो श्वास रोगी को तनाव ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और सर मेरे को एक है ना जुकाम, बिल्कुल मतलब खांसी जुकाम हो जाता है, मेरे को पानी आने लग जाता है नाक से कई बार। इसके लिए आप रात में नाक में 2-2 बूंदे नाक में षडबिंदु तेल की डालिए। षडबिंदु तेल? नाक को हल्का गर्म करना है, हाथों के साथ कर लीजिए, और 2-2 बूंद षडबिंदु तेल डालिए। और मैं फ्रूट कुछ भी खा सकता हूँ डॉक्टर साहब? फ्रूट सभी खा सकते हो आप, सीजनल फ्रूट सभी खाइए, मसाले से पका नहीं होना चाहिए बशर्ते। केला, आम, पपीता, चीकू जैसे कार्बाइड राइपेंड होता है, ये नहीं खाना। नहीं, गांव में तो आपको भी पता होगा डॉक्टर साहब, कहाँ पे ये सब्जी वगैरह तो बहुत ही कम, दूध शीत दही के साथ ही रोटी खा लेते हैं। तो ऐसा है, केला, आम, पपीता, चीकू कच्चा लाओ, उसकी सब्जी बना लो। आज के समय गांव में भी सब चीजें उपलब्ध है। अमेज़न जाता है, ये जाता है, वो जाता है। जब जूते चप्पल पहुंच जाती है तो फल फ्रूट भी पहुंच जाता है, ऐसी बात नहीं। वो तो ठीक है, करेंगे सर। अरेंज स्वास्थ्य के लिए अरेंज करो ना, भोजन उचित जो आहार है उसके लिए भी तो फोकस करना चाहिए। परहेज में सर ये डेयरी फ्रूट है, डेयरी प्रोडक्ट है, और ये अल्कोहल, मैं स्मोकिंग वगैरह कुछ नहीं करता। और ये एक्सरसाइज सर मैं रूटीन से रख सकता हूँ ना? रेस वगैरह लगा? हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, योगा प्रारंभ करो। और सर कंसल्ट के लिए मैं आपके पास कब आऊं? ये यहाँ पे नियर बाय है कौन सा अपना? नियर बाय आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं झज्जर बादली से बात कर रहा हूँ। झज्जर के नजदीक तो आपको गुड़गांव पड़ेगा, गुड़गांव सेंटर है हमारा। गुड़गांव में सेंटर है? हाँ जी। तो मैं नंबर टेक्स्ट मैंने बात डाला है, लेकिन मैं दोबारा डाल देता हूँ। और मेरे को एक कंसल्ट तो करनी है, मैं ट्रीटमेंट तो लेना ही। कोई बात नहीं, आप वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़े या मैन्युअली जाके मिले, वो पूर्ण एक अपने डाउट्स क्लियर करें। और सर ये टेस्ट वगैरह भी तो सारे कराने पड़ेंगे ना, तभी तो बीमारी का पता चलेगा ना। रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा कि ये टेस्ट आप करवा लीजिए।
थैंक यू सर, बहुत जी बहुत जी। धन्यवाद। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। जिस किसी का भी आज हम प्रश्न नहीं ले पाए वो सभी अपने नंबर्स को चैट बॉक्स में डाल दीजिए। श्वास रोगों में आपको परहेज जरूरी होता है। परहेज किन किन चीजों का है वो हम इस पीपीटी के माध्यम से बताएंगे। पीपीटी स्टार्ट कीजिए। पीपीटी स्टार्ट कीजिए। जो सामान्य सिम्टम्स हैं आपके श्वास रोगों के, कफ, सोर थ्रोट, रनिंग नोज, नेजल कंजेशन, हेडेक, फीवर, व्हीजिंग, फेशियल प्रेशर, स्नीजिंग, रैपिड ब्रीथिंग और डिफिकल्टी ब्रीथिंग, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। ये अगर सिम्टम्स आते हैं या सामान्य दिख रहे हैं तो आप अपने वैद्य से, डॉक्टर से मिलकर पूर्ण टेस्टिंग करवाएं और रोग के विषय में ये जान लें कि एग्जैक्टली रोग है क्या, बीमारी है क्या। नेक्स्ट कीजिए। अब इतने सारे कारण हो सकते हैं बीमारी के, माइक्रोब्स, हाई एल्टीट्यूड, हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग ओडर्स, खुशबू आदि, स्मोकिंग हो सकता है, डस्ट हो सकता है, फंगस स्पोर्स हो सकते हैं, कोल्ड एयर हो सकती है, केमिकल परफ्यूम हो सकते हैं, कोई पोलन हो सकता है, एक्सरसाइज से भी हो सकता है, स्ट्रेस से हो सकता है, मेडिकेशन से हो सकता है। ये बीमारियां आपको इतने कारणों से हो सकती हैं। तो कोई भी कारण है उस कारण को भी निर्धारित करें, चाहे तो उस कारण से बचें। आयुर्वेद कहता है निदान परिमार्जन, जो हेतु है, जो कारण है, उसको पहले समाप्त करो। कारण अगर समाप्त हो गया तो उससे आप अवेयर हो सकते हैं, उसको ठीक करने के लिए आप सचेत हो सकते हैं। तो इन कारणों के विषय में भी आपको जानकारी चाहिए। अब कई व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं कि जो मौसम सर्द आता है तभी मुझे कफ बनता है, वैसे ठीक रहता है। तो ठंडे इन्वायरमेंट से उनको एलर्जी हो सकती है, ठंडे वातावरण से उनको एलर्जी हो सकती है। तो उस वातावरण के लिए कुछ आहार में बदलाव, कुछ पहनावे में बदलाव वो व्यक्ति कर सकता है और शरीर को स्वस्थ रख सकता है। किसी को पोलन ग्रेन से दिक्कत आती है, किसी को एकदम से खुश्क हवा से दिक्कत आती है, तो उनके लिए हम कहते हैं कि नाक में आप
देसी गाय का घी डालिए कि जो सेंसिटिव पार्ट है, जहां से एलर्जी बनती है, जहां से ट्रिगर होती है, तो उसके ऊपर ऑयलिंग हो जाए तो वो एकदम से आपको रिवर्स अटैक नहीं करेगी, रिवर्स इफेक्ट नहीं शो करवाएगी। तो इसी प्रकार से जो जो मुख्य ट्रिगर्स हैं, मुख्य बिंदु हैं, उन बिंदुओं को हमें ठीक करना है। चाहे तो उस एलर्जन को ठीक कर दो कि उससे हम दूर ही रहें, या फिर जिस पार्ट के माध्यम से आपको वो परेशान करा, कई व्यक्तियों एलर्जी नाक से प्रारंभ होती है, कईयों को आंखों से होती है, कईयों को स्किन से होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट करें उस विशेष स्थान के अकॉर्डिंग। तो हमें कई बार फूड टेस्टिंग करानी पड़ सकती है, ड्रग टेस्टिंग करानी पड़ सकती है। कई व्यक्तियों को एक दवाई से एलर्जी थी, उनको चेस्ट इन्फेक्शन बना रहा, फिर निर्धारित किया गया जी ये दवाई से ये साइड इफेक्ट बना और इससे ऐसा इलाज हुआ। कई बार तो गूगल पे भी साइड इफेक्ट नहीं दिखाता है, पूर्ण हम स्टडी करते तब जाके पता चलता है कि इस गोली से साइड इफेक्ट हो रहा है। तो ये चीजें बॉडी टू बॉडी भी वेरी करती हैं, तो अवेयरनेस हमें हर रोग के विषय में होनी चाहिए। तो जिस किसी का भी प्रश्न है आप एक बार प्रश्न ले सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी किसी का कोई प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो इस वेबिनार को हम यहीं समाप्त करते हैं 5 मिनट के अंदर। सभी आप अपने नंबर्स हमारे चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। और अभी के लिए हम इस वेबिनार का अंत करते हैं। आप हमसे जुड़े रहें, जिस किसी को भी प्रश्न पूछना है हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। अपने नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। नियर बाय सेंटर्स में आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट अमरावती हॉस्पिटल पंचकुला विजिट कर सकते हैं। मेरी सीटिंग 9 to 6 वहां होती है।